हेलो फ्रेंड्स, आयनिक इक्विलिब्रियम पे हमारी लेक्चर सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे पीएच कॉन्सेप्ट के बारे में। पीएच कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आप जानते हैं, आपने स्कूल में पीएच के बारे में पढ़ा है। परंतु हमारा समझना ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स को पीएच कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ भ्रांतियाँ रहती हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो दो काम के लिए सोचा है हमने। पहला ये कि हम एक बार फिर से आपको बताएं कि पीएच कॉन्सेप्ट क्या होता है, और इस प्रोसेस के अंदर हम उन भ्रांतियों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो जो आज का सेशन है हमारा, वो हमने कुछ इस तरह से प्लान किया है। हम शुरुआत करेंगे बात करके आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में। हम पहले बताएंगे कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, जिसको हम KW से डिनोट करते हैं, और इस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम पीएच कॉन्सेप्ट को वो इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ हम बताएंगे कि पीएच कॉन्सेप्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस कॉन्सेप्ट का लॉजिक क्या है। ये करने के बाद हम बात करेंगे कि पीएच और PKW के बीच में क्या संबंध है। ये करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पीएच स्केल की। ये वो जो एरिया है जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या है, कितना होता है, क्या पीएच नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस तरह के प्रश्न जो हैं उनको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये सब करने के बाद हम बात करेंगे पीएच का तापमान पर क्या निर्भरता है। दैट मीन्स पीएच और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप है, हाउ डज इट चेंज विद द टेम्परेचर। फिर अंत में हम समराइज़ करेंगे कि जो हमने आज बात किया है। ओके, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में। बेसिकली हम जानते हैं कि व्यवहारिक तौर पर प्योर वाटर जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है, अचालक होता है। परंतु हम जानते हैं कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें कि जो प्योर वाटर है, प्योर डिस्टिल वाटर ले लें अगर हम, तो उसकी चालकता शून्य नहीं होती है, अत्यंत कम होती है पर शून्य नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ कि वो चालक तो है परंतु व्यवहारिक तौर पे हम उसको अचालक कहते हैं, क्योंकि उसकी जो चालकता है वो काफ़ी कम होती है। ओके, तो परंतु ये चालक कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, पोलर है परंतु न्यूट्रल है। पोलर मतलब क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये स्पेस वैल्यू मॉडुलस इकाई। और हम देखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मीन्स मॉलिक्यूल हमारा पोलर होता है, ध्रुवीय होता है, परंतु ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा वाटर का मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो वो विद्युत प्रवाह कैसे होने देता है, कैसे कंडक्ट करता है वो। इसको समझने के लिए हम याद करते हैं जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जो पानी होता है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक आप समझते हैं ना, एम्फोटेरिक वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह से व्यवहार कर सकते हैं, और पानी एक उसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि पानी जो है हमारा वो वीक एसिड और वीक बेस दोनों की तरह से व्यवहार दर्शाता है। यहाँ के इक्वेशन से समझते हैं। हमने यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल लिया है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। हम देख रहे हैं इस अभिक्रिया के अंदर कि एक वाटर मॉलिक्यूल ने, पहला वाटर मॉलिक्यूल जो है दूसरे से एक प्रोटॉन ले लिया और ये H3O+ बन गया, दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन बन गया है। और जिस वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन दिया था वो OH आयन में परिवर्तित हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि जो वाटर मॉलिक्यूल जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है वो तो बेस की तरह से कार्य कर रहा है, और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जिसने प्रोटॉन दिया है वो एसिड की तरह से कर रहा है। दैट मीन्स पानी जो है वो एसिड एज वेल एज बेस की तरह से व्यवहार दर्शाता है। ओके, नो इसके कारण से क्या मिला हमें ये मिला कि इस जो इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में जो हमको ये अभिक्रिया मिल रही है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास प्रोटॉन हाइड्रोनियम आयंस हैं और OH आयंस हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अगर हम प्योर पानी लेते हैं तो उसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर आयंस उपलब्ध हैं,
और यही वो आयन है जो पानी को चालकता देते हैं। तो उसका जो कंडक्टिविटी थोड़ी सी होती है वो इन्हीं कारणों से होती है, इन्हीं आयन्स के वजह से होती है। इसको हम स्ट्रक्चर से इस तरह से समझ सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये अपना प्रोटॉन इसको दे रहा है, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया और ये हमारा OH आयन बन गया। ठीक है, एसेंशियली क्या हुआ? एसेंशियली ये हुआ कि एक जो पानी का सैंपल हमारा होता है उसके अंदर बहुत अति तनु अमाउंट में हाइड्रोनियम आयन और OH आयन्स होते हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में ये आयन्स होते हैं। और इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के अंदर हमारे पास ये आयन बनते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस। पहले इसको हम ऑटो आयनाइजेशन कहते थे, सब आयनन कहते हैं, ये पुरानी टर्म है, आजकल हम इसको ऑटो प्रोटोलिसिस कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रक्रिया है वो जल में आयनों को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और चूंकि आयन बनते हैं वो इसलिए वाटर जो हमारा कंडक्टिंग होता है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है कि पानी जो है एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है अपने आप में ही, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत एक एक्सेप्शनल, एक यूनिक प्रॉपर्टी है पानी की। क्योंकि हमने देखा था कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस जो होते हैं, कोई मॉलिक्यूल है वो एसिड बिहेव करेगा अगर दूसरा मॉलिक्यूल सिस्टम के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर दूसरा वाला मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग एसिड है तो गिवन मॉलिक्यूल विल एक्ट एज ए एसिड। ओके, सो दैट मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल का अम्लीय व्यवहार या क्षारीय व्यवहार वो निर्भर करता है कि उसमें दूसरी स्पीसीज़ क्या है। परंतु जल के केस में ऐसा नहीं है, जल के केस में दोनों स्पीसीज़ एक ही हैं। ये अपने आप से ही एम्फोटेरिक नेचर दर्शाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण गुण है जल का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चूँकि हमारा ये जो ऑटो प्रोटोलिसिस रिएक्शन है, ये जो है चूँकि एक इक्विलिब्रियम प्रक्रिया थी, तो उसको हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से दर्शा सकते हैं। जैसे कि के इक्विलिब्रियम जो होगा हाइड्रोनियम आयन इंटू OH आयन कंसनट्रेशन बाई वाटर कंसनट्रेशन का स्क्वायर। ये आप जानते हैं कि किसी भी साम्य के लिए साम्य स्थिरांक को कैसे लिखा जा सकता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि चूँकि जो हमारा जल होता है, जो रिएक्शन होता है, जो अभिक्रिया हो रही है सब आयनन वाली, वो बहुत कम अमाउंट में होती है। एज ए कॉन्सिक्वेंस हम कह सकते हैं कि जो जल की सांद्रता है, जल का जो अमाउंट है वो नहीं बदलता है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में ऐसे आयन्स बनते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो H2O की कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है। चूँकि ये कांस्टेंट है तो इसको हम मूव करके समीकरण के इस तरफ ले जाते हैं, जो फॉर्मूले के, तो हम देखते हैं कि K इक्विलिब्रियम इंटू H2O स्क्वायर इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू OH माइनस। दैट मीन्स चूँकि K इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है, ये भी हमारा एक स्थिरांक हो गया, तो दोनों का जो गुणांक है वो भी एक स्थिरांक होगा। इसलिए इस नए स्थिरांक, जो स्थिरांक बनता है K इक्विलिब्रियम इंटू वाटर का स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं KW। और KW बेसिकली क्या हो गया? ये हमारा हाइड्रोनियम आयन और OH आयन की सांद्रता का प्रोडक्ट है, मोलर सांद्रता का प्रोडक्ट है, और इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। कुछ पुस्तकों में इसको आयन प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट भी बोला जाता है। दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो KW है, जो हमारा स्थिरांक आया है, जो कि बेसिकली जो सब आयनन प्रक्रिया का अभिक्रिया का जो K इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसका, और वाटर के कंसंट्रेशन के स्क्वायर का गुणांक था। अब ये जो इसका जो इसका अमाउंट है, इसका जो वैल्यू है, उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से मेजर करके ज्ञात कर सकते हैं। और ये पाया गया है कि 298 K पर, 298 K पर KW की जो मान है वो 1.0 × 10⁻14 मोल स्क्वायर डेसीमीटर 6 पाया गया है, -6 पाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अब हम उसको वापस लाते हैं अपने समीकरण को। हमने देखा था कि KW जो था वो हमारा हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, और चूँकि जब दो वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स ने प्रोटॉन लॉस किया था उतना ही मॉलिक्यूल उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसंट्रेशन है
हाइड्रोनियम आयंस की और OH आयंस की जल के अंदर वो बराबर होगी। तो उसको हम OH को हम हाइड्रोनियम आयन के बराबर रखते हुए हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल का स्क्वायर जो है वो 1.0 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर डेसीमीटर -6 है। ओके, इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो हम पाएंगे कि जल के अंदर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो 1.0 × 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगी, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि ये तो एक एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक तौर पे पाया गया मान है कि जल के एक नमूने के अंदर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इतनी होती है। अब हम देखते हैं कि ये कितनी कम है, क्योंकि अगर हम एक जल का सैंपल लें, सब हमने एक फ्लास्क के अंदर 1 लीटर पानी ले लिया है, तो 1 लीटर का मतलब हो गया, अगर डेंसिटी को हम 1 मान लें तो उसका मतलब हो गया कि हमने 1000 ग्राम पानी लिया है, और वाटर का जो मोलर मास है कितना है, वो 18 है। अगर हम 1000 को 18 से भाग करेंगे तो हम पाएंगे कि ये 55.55 मोल्स आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जल है या पानी, जिसको से मैं इंटरचेंजेबल यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी जो सांद्रता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, प्योर वाटर सैंपल इज़ 55.55 मोल्स, 55.55 मोल्स पर लीटर इन ए वे। ठीक है, अब 55.55 मोल्स में से केवल इतने से ही मोल जो हैं वो आयनित हुए हैं, बाकी सारा जल हमारा जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, मोलिकुलर फॉर्म में ही है। तो जो हमने पहले बोला था कि हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डजंट चेंज, वो बिल्कुल सही सोचा है हमने, क्योंकि ये मात्रा सच में बहुत नगण्य है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास, तो हम ये इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि प्योर वाटर के नमूने में, या अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल उदासीन जलीय विलयन है, तो उसके अंदर 298 K के ऊपर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता के बराबर होगी, और दोनों 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होंगे। ये अभी हमने जो चर्चा किया उसके बेसिस पे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर हम एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन लेते हैं तब क्या होगा? जैसे हमने एक अम्लीय विलयन ले लिया, जैसे कि हमने जल लिया, जल के अंदर हमने कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाल दी, तो तब क्या होगा? जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बूंदें डाल देंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो पूर्णतः आयनित हो जाएगा, वो हमको बहुत सारे हाइड्रोनियम आयंस देगा। वो जो हाइड्रोनियम आयन आएंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो बैलेंस था, जो बराबरी थी, वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होंगे, OH आयंस कम होंगे। सिमिलरली अगर हम जल के अंदर NaOH का सोल्यूशन डाल दें, कुछ बूंदें सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाल दें, तो उसका विपरीत हो जाएगा। वहाँ पे OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी हम विलयन ले लें, कोई भी एक्वा सोल्यूशन लेंगे, अगर हम जलीय विलयन लेंगे तो उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन और OH आयन जो हैं वो हमेशा इक्विलिब्रियम, साम्य में रहते हैं। जैसा साम्य अभी हमने बात किया था, सिर्फ ये है कि वो साम्य किस दिशा में जाता है वो डिपेंड करेगा कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर उदासीन है तो हमने देखा है कि वो साम्य स्थिरांक कितना था। अगर हमने एसिड डाल दिया तो वो एक दिशा में चला जाएगा, बेस डाल दिया तो दूसरी दिशा में चला जाएगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमने बात किया था अभी ऑटोप्रोटोलिसिस साम्य के बारे में, जब जहाँ पे जल का मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन और OH आयंस देते हैं, वह इक्विलिब्रियम, वह साम्य। और KW जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है, ये हर तरह के जलीय विलयन के लिए अप्लाई होता है, वहाँ पे लागू होता है। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं pH स्केल क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। बेसिकली जो pH स्केल है उसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि अगर हम कोई, जैसे अभी हमने बताया कि जल के अंदर हम एसिड डाल देंगे तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बेस डाल देंगे तो OH कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और हम अपने एसिड सोल्यूशन को बहुत कम सांद्रता रखें, अगर हम उसको डाइल्यूट करते जाएंगे तो जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो धीरे धीरे से बदलता जाएगा, कम होता जाएगा, या OH आयन का कंसंट्रेशन बदलेगा। हम देख सकते हैं कि किसी भी जलीय विलयन के अंदर
ये जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस हैं या OH आयंस हैं वो एक बहुत ब्रॉड रेंज तक वेरी करते हैं, जो कि जैसे कि हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन लें तो 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻1 मतलब 10⁻15 यूनिट्स का डिफरेंस हो सकता है। कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। ओके, ऐसे में जो विलयन होते हैं इनमें आयन की सांद्रता को दर्शाना बहुत इनकन्वीनियंट होता है, क्योंकि जो ये सांद्रता जो है वो 10⁻⁻, नेगेटिव पावर्स में होता है, तो इसलिए उनको दर्शाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि हम बात कर रहे हैं 10 की घात, और घात भी ऋणात्मक घात है, तो ऐसे में ये जो नंबर होता है, मान लिया हमारे पास 2 विलयन है, एक की सांद्रता 10⁻⁻3.5 है, दूसरे की 10⁻⁻3.27 है, तो ऐसे में कौन सा विलयन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा तनु है, कौन सा सांद्र है, ये निष्कर्ष लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो घात वाले नंबर्स होते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होता है डील करने में। ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करने के लिए एक डैनिश बोटनिस्ट थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक बोटनिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने एक प्रैक्टिकल स्केल प्रपोज किया जिसको हम pH स्केल बोलते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो विलयन के अंदर सांद्रताएं होती हैं, हाइड्रोनियम आयन की ले लें या OH आयन की ले लें, चूँकि वो ऋणात्मक घात होती है 10 की, तो उनको बड़ा मुश्किल होता है डील करने में। तो ऐसे में हम एक ऐसा स्केल प्रपोज किया जो कि काफ़ी आसान था। एंड अब सवाल ये है कि ये स्केल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका लॉजिक क्या है। आइए इसको समझते हैं। अब जानते हैं कि pH को इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयंस इन सोल्यूशन। ये आप सब समझते हैं। इसको हम जैसे देख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, और ये लॉग का जो बेस है वो 10 है। हम नेचुरल लॉग यूज़ नहीं करते हैं, हम आधार 10 वाला लॉग यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। गलती से भी आपको नेचुरल लॉग यहाँ यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे जो बेसिकली अब हम इसको भी परिभाषित कर रहे हैं कि pH क्या है। तो pH के अंदर ये जो यूज़ किया गया है लेटर P को डिराइव किया गया था एक जर्मन वर्ड जिसको बोलते हैं पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो pH है, एक तरह से हमको वो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन की क्या पावर है, क्या सांद्रता है, उसको दर्शाता है। तो इसलिए इसको ये टर्म P यूज़ किया गया। अगर हम इसको आजकल देखें तो P का मतलब, इसको इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो H तो बेसिकली जो है यहाँ पर ये बता रहा है कि हम हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो P का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव लॉग ऑफ वट एवर फॉलोज आफ्टर दैट, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10। ये ध्यान रखने वाली बात है। और जैसे मैंने अभी बताया, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो मोलर सांद्रता बताती है, चाहे वो हम हाइड्रोजन आयन लें, चाहे वो हाइड्रोनियम आयन की बात करें। अगर हम pH की डिफ़ाइन कर रहे हैं, दोनों तरह से इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है। हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि जो सोरेनसन ने डिफ़ाइन किया था pH को, वो इस इक्वेशन से किया था, इस समीकरण के द्वारा किया था कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। परंतु अब हम जानते हैं कि एक जो हाइड्रोजन आयन है वो जल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ऑन इट्स ऑन, क्योंकि वो इसका जो चार्ज डेंसिटी है काफ़ी अधिक होती है और एक वाटर मॉलिक्यूल को वो अटैच हो जाता है उसके साथ में और वो बदल कर हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो इसलिए आजकल हम बात करते हैं हाइड्रोनियम आयन की, न कि हाइड्रोजन आयन की। परंतु दोनों इक्वेशंस ठीक हैं, सही हैं, दोनों यूज़ की जा सकती हैं। पर ये वाला समीकरण जो है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एक बेहतर समीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जस्ट इसका एक एप्लीकेशन करके देखते हैं। मान लिया कि हमारे पास कोई विलयन है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन 1 × 10⁻³ मोलर है, तो उसका pH कितना होगा। बहुत सरल है, आप जानते हैं, आपको किया भी है आपने पहले, कि pH जो होगा विल बी नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ द कंसंट्रेशन है। और 10⁻³ का जो अगर हम लॉग लेंगे तो -3 मिलेगा हमको, और -3 मिलेगा, और हमने बाहर एक माइनस से मल्टीप्लाई करना है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको 3 मिल गया। दैट मीन्स
10⁻³ मोलर जो कंसंट्रेशन है अगर हाइड्रोजन आयन की, तो उसका पीएच, उस विलयन का पीएच 3 होगा। अब आप देखें हम इस तरह के नंबर से डील करें या इस तरह के नंबर से डील करें तो ये हम पाते हैं कि काफ़ी सरल है। इसके बारे में और बात करेंगे अभी हम। अब हम बात करते हैं स्केल का लॉजिक क्या है, तो आप समझेंगे कि ये इससे क्या फ़ायदा हुआ है। आइए जानते हैं। जब हम किसी भी कोई एक नंबर है जो घात वाला नेगेटिव ऋणात्मक घात वाला, जो 10 की ऋणात्मक घात वाला जो नंबर है, जो कि बेसिकली कंसंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन की विलयन के अंदर, उसका जब हम लॉग ले लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, चूँकि ये ऋणात्मक घात है तो हमको एक ऋणात्मक नंबर मिलेगा। परंतु इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जैसे मान लिया कि 2 विलयन है, 10⁻³ है, 10⁻⁴ है। -3 से हमको -3 मिलेगा, -4 से हमको -4 मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, बजाय इसके हम 10⁻³ 10⁻⁴ इस तरह के नंबर से डील करें, अगर हम -3 -4 बोलें तो वो सरल हो जाता है, इट बिकम्स ईजियर। ओके, दूसरा ये है कि अगर हम ये जो हमको नंबर मिले थे -3 -4, उसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। एक 3 मिल जाएगा, दूसरे केस में हमको 4 मिलेगा, वो और भी सरल हो जाता है। और यही बेसिकली इस स्केल का लॉजिक है। जैसे मैंने बताया कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब सोरेनसन थे वो डील कर रहे थे, ही वाज स्टडिंग बॉटनी के अंदर डिफरेंट तरह के विलयन से वो डील कर रहे थे। वो पा रहे थे कि सांद्रता को एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उसको सरल करने के लिए उन्होंने ऐसा सोचा और लॉग लिया, तो हमको नेगेटिव नंबर मिल गया, और नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो और भी सरल हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि pH 3 है, pH 4 है, pH 7 है, pH 9 है। तो ये एक काफ़ी सरल वे है एक्सप्रेस करने का कि विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, दैट मीन्स एक सिंपल नंबर हमको मिल जाता है कि जो कि पॉजिटिव नंबर है। सिर्फ लॉग लेने से हमको नेगेटिव नंबर मिलते थे, और नेगेटिव नंबर भी थोड़े से कठिन होते हैं कंपेयर करने के लिए, परंतु अगर एक पॉजिटिव नंबर है वो बहुत सरल होता है उनको आपस में कंपेयर करना। 4 बड़ा है 3 छोटा है, वो तो सरल है। -3 -4 के अंदर कई बार बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि कौन सा बड़ा है, -3 बड़ा है या -4 बड़ा है। ठीक है, तो बेसिकली इस स्केल का लॉजिक यही है कि हम एक सरल तरीके से सांद्रता को बता पाएँ कि विलयन में सांद्रता क्या है। ओके, लॉजिक समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो प्योर वाटर सैंपल है, प्योर जल का सैंपल है, और 298 के पे हमने देखा था कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ मोलर होती है। तो इसका अगर हम pH कैलकुलेट करेंगे तो वो 7 आएगा। बहुत सीधा साधा है, जैसे -3 के लिए 3 आया था तो -7 के लिए 7 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 298 के ऊपर कोई भी जल का नमूना ले लें या कोई एक जलीय विलयन का उदासीन जलीय विलयन ले लें, उसके अंदर pH जो होगा वो 7 होगा। ये हमारा एक स्केल का पार्ट है। दैट मीन्स न्यूट्रल सोल्यूशन जो होगा उसकी pH 7 होगी। एसिडिक सोल्यूशंस में क्या होगा, अम्लीय विलयनों में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁷ से ज़्यादा हो जाएगी, तो pH जो होगी उससे 7 से कम रहेगी। क्षारीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से कम हो जाएगी, जैसे -8 हो गई। ठीक है, तो -8 होगी तो -7 से कम है, तो उसका जब हम लॉग लेंगे तो वो pH की वैल्यू 8 आएगी, जो कि ज़्यादा होगी। दैट मीन्स pH विल बी मोर देन 7 देयर। हम इससे क्या पाते हैं कि ये जो हमने हमारा जो इसका जो परिभाषा है pH की, उसके अंदर हमने एक नेगेटिव साइन जो यूज़ किया है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये माइनस की वजह से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और pH वैल्यू दोनों के बीच में एक विलोम वाला संबंध है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो pH कम होती है, कंसंट्रेशन घटती है तो pH बढ़ती है। कुछ इस तरह का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ओके। इसको हम थोड़ा सा एक स्केल के हिसाब से भी समझ लेते हैं। जैसे मैं अभी बताया है कि जो उदासीन विलयन होगा या जल का नमूना होगा उसके अंदर pH 7 होगा, वो न्यूट्रल होगा, और इसके ऊपर जो वैल्यूज़ होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक होने पे pH की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये 14 तक जा सकती है। और दूसरी दिशा में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एसिड डालते जाएंगे तो कंसंट्रेशन हमारी जो है
वो उसका जो pH वैल्यू है वो कम होता जाएगा। ओके, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो pH हमारा कम होगा, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है, जाननी है, जो अक्सर हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि जो pH है वो एक कोई फिज़िकल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे कोई भी सिस्टम है, थर्मोडायनामिक्स हम जानते हैं कि कोई भी निकाय है तो उसका जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गई, डेंसिटी हो गई, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस सिस्टम की। pH कुछ उस तरह की फिज़िकल प्रॉपर्टी नहीं है। pH मात्र एक तरीका है कंसंट्रेशन को व्यक्त करने का। जो कंसंट्रेशन है, जैसे जो कंसंट्रेशन होती है वो एक फिज़िकल क्वांटिटी है, बिकॉज कंसंट्रेशन हम जानते हैं कितने मोल्स पर लीटर है, वो कितना अमाउंट है। अमाउंट जो है एक ऐसा यूनिट है, ऐसा ही यूनिट की तरह से यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ही प्रॉपर्टी है, एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है अमाउंट, और जो वॉल्यूम है वो भी फिज़िकल प्रॉपर्टी है। सो कंसंट्रेशन एक फिज़िकल क्वांटिटी है, परंतु pH जो है वो एक फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ वो इस फिज़िकल क्वांटिटी को एक सरल रूप से व्यक्त करने का तरीका मात्र है। ये हमको ध्यान रखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि pH और pKw के बीच में क्या संबंध है। हमने अभी देखा कि जैसे हमने अभी pH को डिफ़ाइन किया था तो हमने बताया था कि जो P होता है उसका मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ। तो अगर हम OH कंसंट्रेशन ले लें तो हमारे पास जैसे OH का आयन का कंसंट्रेशन ले लें, नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, तो वो POH बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव लॉग ऑफ KW ले लें तो PKW बन जाएगा। तो इस तरह से हम कई तरह की टर्म्स को, पदों को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो पदों की बात करेंगे, pH की और pKw की। जो pKw बेसिकली क्या है, KW का नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 है वो, और KW क्या था हमारा, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ओके, अब हमने देखा था कि जो KW होता है वो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इनटू OH आयन कंसंट्रेशन होता है। और अगर हम इनका लॉग ले लें तो हम पाएंगे कि लॉग ऑफ KW, बाईं तरफ का लॉग हो गया लॉग ऑफ KW सीधा सीधा, और दाईं तरफ हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका गुणनफल है ये। मीन्स एक कंसंट्रेशन है, दूसरी कंसंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन की, एक OH आयन की, उनका प्रोडक्ट है। तो हम जानते हैं कि अगर हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट का लॉग लेंगे तो दो लॉग्स का सम आता है। तो दिस विल बी लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्लस लॉग ऑफ OH आयन से। अब हम पूरे समीकरण को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब क्या मिलेगा, बाईं तरफ हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव लॉग KW, और दाईं तरफ आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन से। और इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा बात मिल गया हमको PKW, इससे हमको मिल गया pH, इससे मिल गया हमको POH। ये एक महत्वपूर्ण संबंध है कि किसी भी जलीय विलयन के लिए pKw का मान जो है वो pH और POH के मान के बराबर होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये भी है, चूँकि 298 K के ऊपर KW का मान 10⁻14 था, तो PKW का मान 14 हो जाएगा। सो दैट मीन्स pH और POH का जो योग है किसी भी जलीय विलयन के लिए वो 14 के बराबर होगा 298 K के ऊपर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो हमको ध्यान रखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं कि pH स्केल कितना है, उसकी रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक होता है। उसमें कई बार हम बात करते हैं, कोई बोलता है, जब हम बात करते हैं स्टूडेंट से बात करते हैं या कुछ बुक्स में भी इसे लिखा जाता है कि 0 to 14 है, और कुछ लोग बात करते हैं 1 to 14 है। क्या आखिर ये pH की रेंज क्या है, इसको समझने के लिए हम फिर से अपना KW को याद करते हैं। KW हमने देखा था, KW का मान 1 × 10⁻14 मोल पर डेसीमीटर -6 है। अब हम देखें, अगर इसको हम रीअरेंज करके हम पा सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो है वो KW के मान को OH की सांद्रता से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, या अगर हमको OH की कंसंट्रेशन चाहिए तो हम KW के मान को हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन से भाग करके ज्ञात कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात है। ये हमारा सिंपल इसका रीअरेंज किया है इस फार्मूले का हमने। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं
कि अगर हमारे पास कोई विलयन है जिसके अंदर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर है, अगर 1 मोलर है तो pH कितना होगा उसका, pH विल बी इक्वल टू नेगेटिव log बेस 10 ऑफ 1, और log ऑफ 1 हम जानते हैं कि 0 होता है, तो इसका मतलब हो गया pH उसका 0 होगा। दूसरी ओर अगर हमारे पास OH आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, Kw को हम OH आयन कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे कि ये आ गया हमारे पास 1 × 10⁻⁴, और जो उसका अगर हम pH कैलकुलेट करेंगे तो pH विल कम आउट टू बी 14। इस मीन्स हमारे पास जो pH का रेंज है, अगर हमने ये माना है कि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लिया हमने, OH आयन कंसंट्रेशन भी 1 मोलर ले लिया, तो pH इसका 0 होगा, इसका 14 होगा। तो मीन्स हमारा एक तरह से देखा जाए तो जो रेंज pH है वो 0 to 14 हम पा रहे हैं इसके अंदर। हम इसके बारे में और बताएंगे विस्तार में, पर फिर फिलहाल के लिए ये सामान्यतः मिलने वाले विलयन हैं। 1 मोलर एसिड सोल्यूशन या 1 मोलर बेस कॉमनली यूज़ होते हैं, हालांकि इससे कम सांद्रता वाले ही विलयन यूज़ करते हैं। ये एक रेंज समझने के लिए, बिकॉज देखा जाए तो ये सोल्यूशन जो है कंसनट्रेटेड सांद्र हैं, हम इतने सांद्र विलयन यूज़ नहीं करते हैं, कम ही यूज़ करते हैं, पर हमने अगर रेंज जानने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू जानने के लिए और मिनिमम वैल्यू जानने के लिए हमने ये वैल्यूज़ ली हैं। ओके, अब हम और बढ़ते हैं और एक सवाल उठाते हैं कि क्या pH का मान 14 से ज़्यादा हो सकता है या 0 से कम हो सकता है, यानी कि क्या pH का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, क्या pH नेगेटिव हो सकती है। इसका उत्तर ये है कि सैद्धांतिक तौर पे इसका उत्तर हाँ में है और व्यवहारिक तौर पे इसका उत्तर ना में है। इसका मतलब क्या हुआ, हम समझते हैं। देखिए, अगर हमने मान लिया हमने एक हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन का हमने HCl का सोल्यूशन ले लिया विच इज़ 10 मोलर। अब जानते हैं कि जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी सांद्रता 11.6 मोलर होती है। उसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें तो हमको एक 10 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विलयन आराम से मिल सकता है। मान लिया हमारे पास वो वाला विलयन है, दैट मीन्स जो HCl का सोल्यूशन है जो 10 मोलर सांद्रता का है। ऐसे में इसका अगर हम pH ज्ञात करेंगे तो pH विल बी इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ 10, एंड log ऑफ 10 क्या होता है 1, तो इसका मतलब pH इसका -1 हो जाएगा। दैट मीन्स pH जो है नेगेटिव हो सकती है। जो हमने जो रेंज बताई थी 0 से 14 शायद वो ठीक नहीं है। हमारा यहाँ पे जो हम आर्गूमेंट देना चाह रहे हैं वो ये है कि pH का मान जो है ऋणात्मक हो सकता है। उसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास सपोज हमारे पास 10 मोलर सॉल्यूशन है, 10 मोलर विलयन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ऐसे में क्या होगा, उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, Kw का मान डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस। सो ये मान आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻15 मोल्स, और pH कैलकुलेट करेंगे तो 15 आ जाएगी। तो pH थ्योरेटिकली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 मोलर NaOH का विलयन है तो उसका pH 15 होना चाहिए, जिस तरह से हमने pH को परिभाषित किया उसके हिसाब से। ये तो बात होगी सैद्धांतिक तौर पे कि pH नेगेटिव भी हो सकता है और pH का मान 14 से ज़्यादा भी हो सकता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। इसके 2 कारण हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें, पहली बात तो ये है, जैसे तो बहुत सिंपल है कि pH का मान नॉर्मली 14 से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमने जैसे बोला, मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा था कि अगर हमारे पास 10 मोलर NaOH है, क्योंकि NaOH की इतनी सॉल्युबिलिटी ही नहीं है, हम किसी भी तरह से 298 के मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मोलर NaOH का विलयन प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये संभावना ही नहीं है कि pH उसके 15 हो सके, और NaOH एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस का उदाहरण है। ओके, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ज़्यादा सैद्धांतिक बात यहाँ पर ये है कि जब हम ज़्यादा सांद्रता के विलयन लेते हैं, जैसे मैंने बोला 10 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 10 मोलर NaOH, ऐसे में जो एक्टिविटी होती है हाइड्रोनियम आयंस की वो कंसंट्रेशन के बराबर नहीं होती है। अब ये एक्टिविटी क्या है, अब हमने एक नई टर्म यूज़ कर दी है, शायद इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो उसको दोबारा से हम रिकॉल करना चाहेंगे। एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी बेसिकली है
इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन, और या इसको बोलते हैं उपलब्धता। इसका मतलब क्या है थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इस हमें समझना आवश्यक है। क्योंकि जो इसका जो पीएच का थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, दैट मीन्स पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड नॉट कंसंट्रेशन। जब सोरेनसन ने डिफाइन किया था वो कंसंट्रेशन यूज़ किया था, वो ठीक था, अभी भी ठीक है, परंतु हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी पड़ती है, जब हम वो डेफिनेशन यूज़ करते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो परिभाषा है ये केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, केवल तनु विलयनों पे लागू होती है, सांद्र विलयनों पे ये परिभाषा लागू नहीं होती है। और ये जो परिभाषा है थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन जो है नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये हर तरह के विलयन के लिए लागू होती है, चाहे वो तनु है या सांद्र है। ओके, अब चूंकि हमने एक नई डेफिनेशन दी है तो हमें जानना ज़रूरी है कि ये एक्टिविटी आखिर होती क्या है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक्टिविटी इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन या अवेलेबिलिटी या उपलब्धता होती है। आइए इसको समझते हैं एक उदाहरण से। मान लिया हमारे पास एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये इसमें जो लाल वाले जो स्फीयर्स हैं वो लाल गोले जो हैं वो हमको हाइड्रोजन आयन दर्शा रहे हैं, और जो काले वाले हैं वो क्लोराइड आयन दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम मान लिया जैसे पीएच को, ठीक है, थ्योरेटिकली हमने डिफाइन कर दिया पीएच ये होती है, पर इसको मेजर करने के लिए हम डिवाइस यूज़ करते हैं। अब जानते हैं किसके लिए, एक इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, पीएच मीटर की सहायता से वो मापता है। मान लिया इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड डाला, ग्लास इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब वो जो ग्लास इलेक्ट्रोड जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या मेजर करता है, ये जो विलयन के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस हैं, चूँकि वो तनु विलयन है, आज सब रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो ग्लास इलेक्ट्रोड पे आके जहाँ जो ग्लास मेम्ब्रेन है वहाँ पे वो दे गेट रिड्यूस देयर एंड गेट काउंटेड देयर। वो अपनी बताते, दैट मीन्स बेसिकली क्या है कि ये जो हमने जो इलेक्ट्रोड डाला है विलयन के अंदर, वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को भांपता है, नापता है। तो अगर हमारे पास विलयन डाइल्यूट है तो सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस वो मापे जाएंगे और उसके हिसाब से हमारे को पीएच मिल जाएगा, पीएच का एक मान मिलेगा जो इंस्ट्रूमेंट हमको बताएगा। ये तो हुआ डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर। अगर हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन के बराबर है, तभी हमारा वो डेफिनेशन ठीक था। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग विलयन सॉल्यूशन ले लें, जैसे कि हमने कोशिश किया है दिखाने की कि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन है, यहाँ पे हमने एक HCl का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन लिया है। अब हम फिर से नापने की कोशिश करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो हम पाते हैं कि चूँकि सॉल्यूशन में तो हाइड्रोजन आयंस रैंडमली मूव कर रहे हैं, और फिर से जैसे पहले हुआ था अभी भी ऐसा ही होगा, वो आएंगे और इलेक्ट्रोड इसको मेजर कर लेगा। परंतु आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे ऐसा होगा, जैसे कि ये वाला है, ये जो हाइड्रोजन आयन है इसके आसपास बहुत सारे क्लोराइड आयन हैं। चूँकि एक सांद्र विलयन है तो इसमें ये संभावना है, चाहे वो बहुत कम हो पर होगी। जब ऐसा होगा तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इलेक्ट्रोड पे जाके अपने आप को गिनवा नहीं पाएगा, ये जो बाकी सब आसपास पड़े हुए हैं ये सब चले जाएंगे और इनको मेजर कर लिया जाएगा। इसमें क्या हुआ कि जितने आयंस उपलब्ध हैं उसके अंदर सारे के सारे जो है वो काउंट नहीं हो पाते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या था, एक्टिविटी उपलब्धता जितने कंसंट्रेशन थी उतनी उपलब्धता थी, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उपलब्धता कम है। अगर हम काउंट करें 6 3 4 7 देर अबाउट यहाँ पे 13 आयन लिए थे, 13 में से मान लिया कि 11 ही, जैसे ये वाला भी शायद नहीं जा पाएगा, तो 11 आयन जो हैं वो काउंट हो पा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन कितनी है, वो 13 है। उपलब्धता कितनी है, उपलब्धता मतलब है कितने जो आयन्स हैं वो मेजर हो पा रहे हैं, वो 11 हैं। तो एक्टिविटी जो है वो कम है कंसंट्रेशन से। डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक्टिविटी और कंसंट्रेशन बराबर होती है। और यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम सांद्र विलयन लेते हैं। अगर हम देखें तो जो हमने 1 मोलर की बात की थी वो तो एक अत्यंत सांद्र विलयन है, 0.1 मोलर भी सांद्र विलयन है। जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमारा एक लिमिट जो होता है अंदाज़न वो 10⁻² मोलर से शुरू होता है। एनी सॉल्यूशन जो 10⁻² मोलर से ज़्यादा है वो कंसंट्रेटेड कहलाता है, उससे कम वाले विलयन
को हम डाइल्यूट सोल्यूशन कह सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं तो हमारी सोल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं उनकी एक्टिविटी कंसंट्रेशन के बराबर नहीं होती है। और देखा जाए तो एक्टिविटी जो होती है वो कंसंट्रेशन का एक फ्रैक्शन होता है, जिसको हम दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिविटी कोफिशिएंट। चलिए इसको हम एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लिया कि आप एक कक्षा में बैठे हैं और कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं और अध्यापक उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अध्यापक ने अटेंडेंस लिया, सारे 40 स्टूडेंट जो थे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। तो कक्षा के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं, फिजिकली कितने स्टूडेंट्स वहाँ प्रेजेंट हैं, 40 हैं, ठीक है। वो हो गई उसकी सांद्रता कंसंट्रेशन। परंतु ऐसा हो सकता है जब अध्यापक पढ़ा रहे हैं 40 में से मान लिया 6 या 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिकली तो वहाँ बैठे हैं परंतु उनका दिमाग, उनका ध्यान कहीं और है। किसी का तबीयत ठीक नहीं है, किसी को कहीं जाना है, उसको जल्दी जाने का सोच रहा है, वो प्लान कर रहा है कि मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, या किसी के घर में कोई कष्ट है, तो कुछ भी कारण हो सकता है। वो फिजिकली तो क्लास में बैठा है परंतु वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम क्लास में पार्टिसिपेशन को देखें तो हम पाएंगे कि केवल 33 बच्चे ही ऐसे हैं जो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो हो गई उपलब्धता। दैट मीन्स 40 में 40 तो स्टूडेंट का नंबर है टोटल, जो सारे फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हैं, पर उसमें से केवल 33 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो उपलब्धता है, वो अवेलेबिलिटी है, कितने स्टूडेंट हैं क्लास के लिए जो अवेलेबल हैं। 40 फिजिकली प्रेजेंट हैं, अटेंडेंस सबके ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि एक्टिविटी का मतलब क्या है। एक्टिविटी बेसिकली इज़ इफेक्टिव कंसंट्रेशन। कितने जो हैं कितना फ्रैक्शन जो है वो पार्टिसिपेट करता है किसी प्रोसेस के अंदर। यहाँ हाइड्रोजन आयन के केस में हम देख रहे थे कि यहाँ पे कितने आयन जो हैं वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, मेजर हो पा रहे हैं, काउंट हो पा रहे हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पीएच और तापमान में क्या संबंध है। पीएच और तापमान में संबंध जानने के लिए हम फिर से एक बार ऑटोप्रोटोनेशन रिएक्शन को रिकॉल करते हैं। ये रिएक्शन हम बार बार बात कर रहे हैं, आपको समझ आ गया है कि ये रिएक्शन क्या है। और चूंकि एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KW होता है, हम जानते हैं, हमने शुरू में बताया था इसके बारे में। और चूंकि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और हम ये जानते हैं अपने साम्य के अध्ययन से कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है किसी भी साम्य अभिक्रिया का, वो तापमान पर निर्भर करता है। उच्च ताप के ऊपर KW का मान अधिक होता है, K का मान अधिक होता है। ये चूँकि यहाँ पे KW की बात कर रहे हैं तो KW का मान भी तापमान पर निर्भर करेगा। और ये जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यूज़ हो इस तरह से हैं कि 273 K दैट मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW का मान 0.114 टू 10⁻14 होता है। 298 K पे जो हम अक्सर यूज़ करते आ रहे हैं 1.008 होता है, बस 1.0 यूज़ करते हैं हम लोग व्यवहारिक तौर पर। और 323 डिग्री पे ये है और 373 K पर ये मान है। तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर का तापमान बढ़ने पर KW का मान भी बढ़ रहा है। अगर हम 323 K का उदाहरण लें, जैसे कि 323 K के ऊपर हम पाएंगे कि जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है, हम फिर से वही बात करेंगे जैसे पहले किया था। 298 K पर हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है, तो उसके बेसिस पे KW से उसका मान निकाला था कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 298 K पे 1 × 10⁻7 होती है। हम ये पाएंगे कि 323 K के ऊपर ये मान जो है 2.34 × 10⁻7 होगा। अगर ऐसा है तो 323 डिग्री K दैट मीन्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई जल का नमूना लेंगे तो उसका पीएच मान जो है वो 6.63 आएगा, वो 7 नहीं होगा। दैट मीन्स हम शुद्ध जल का नमूना लें या एक हम उदासीन जलीय विलयन लें तो उसके अंदर जो पीएच का मान है वो 6.63 होगा। दैट मीन्स जो उदासीनता का जो पैमाना था, जो नंबर था, वो बदल गया है। दैट मीन्स अगर हमारे पास बेसिकली दोबारा से बोला जा रहा है कि पीएच चाहे वो जल का विलयन जल हो या कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, उदासीन विलयन हो, तो उसका मान इतना होगा। इसका माने क्या हुए? मान लिया हम लोग बोलते हैं कि कोई एक जलीय विलयन है जिसका पीएच मान
323 के ऊपर 7 है, तो क्या वो उदासीन है? तो उसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास pH 7 है, उदासीन मतलब हो गया 6.63, तो 6.63 से कुछ भी ऊपर का मान होगा तो वो बेसिक होगा। तो मीन्स ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाता है फॉर द रिलेटिव वैल्यूज़, अभी एसिडिक है या बेसिक है जानने के लिए। न्यूट्रल के लिए हमारे पास 6.63 होगा। बेसिकली जो मोटी बात हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि जब हम pH की मान की बात करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किस तापमान पर मेजर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं वहाँ पे आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। मान लिया कि अब एक जलीय विलयन लिया आपने और उसको आप 50 डिग्री पे वो है, तो हम उसको मेजरमेंट से एडजस्ट कर सकते हैं और एक प्रॉपर मान पा सकते हैं। परंतु जब हम नॉर्मली बात करते हैं pH का, हम बात करते हैं 298 K पर। तो 7 का जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है कि 7 न्यूट्रल है, 7 से ऊपर बेसिक है, 7 से नीचे एसिडिक है, ये केवल 298 K पर लागू होता है। किसी अन्य तापमान पर ये जो रेफरेंस पॉइंट है वो बदल जाएगा। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी कि 323 K पर इसका मान 6.63 है। 6.63 से नीचे एसिडिक, ऊपर बेसिक। इसी तरह से अगर हम 0 डिग्री पे देखेंगे या 5 डिग्री पे देखेंगे तो एक अन्य मान आएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये हमेशा बताना चाहिए कि जब हम pH की बात कर रहे हैं, कि pH का मान बता रहे हैं, तो हमें बताना पड़ता है कि किस तापमान पे है, क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस तभी हो पाता है। ठीक है, आई थिंक यही सब बातें थी जो मेरे को आज आपसे करनी थी। अब हम जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं कि हमने आज क्या किया है। बेसिकली हमने शुरुआत की थी ये जानने की कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होती है। बेसिकली हमने बात किया कि जल में के अंदर सब आयनन होता है, उसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम, एक साम्य मिलता है हमको। उस साम्य को हम साम्य स्थिरांक से रिकॉग्नाइज करते हैं और साम्य स्थिरांक को हम KW बोलते हैं, K बोलते हैं। और चूँकि ऐसे विलयन के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो चेंज नहीं होती है, उसको हम साम्य स्थिरांक से जोड़ देते हैं तो हमको एक KW मिल जाता है, जो बेसिकली हाइड्रोजन आयन और OH आयन की सांद्रता का गुणांक होता है। फिर हमने बात की थी कि pH को हमने डिफाइन किया, परिभाषित किया और बताया कि इसका पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे, इस अभिकल्पना के पीछे इसका मोटिवेशन क्या था, किस कारण से ऐसा करना पड़ा। और हमने ये पाया कि ये एक केवल एक कंसंट्रेशन, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है या OH आयन कंसंट्रेशन है, उनको सरलता से व्यक्त करने का एक तरीका मात्र है, कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और फिर हमने रिलेशनशिप संबंध साबित किया था कि pH और pKW या OH और KW के बीच में क्या संबंध है। ये बात करने के बाद हमने बात किया कि pH की रेंज कितनी होती है, 0 से 14 है या 1 से 14 होती है, या क्या pH का मान ऋणात्मक हो सकता है, क्या pH का मान 14 से ऊपर हो सकता है। तो इस तरह के सवालों के हमने जवाब दिए। और फिर अंत में हमने बात किया कि pH और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि विभिन्न विलयनों की pH को कैलकुलेट कैसे, मतलब किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर पाते हैं, ये हम बात करेंगे अगले सेशन में। शुक्रिया।